हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं 11th क्लास के फोर्थ चैप्टर को, फोर्थ यूनिट को कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज हम कर रहे हैं इसका सिक्स्थ वीडियो। जो फिफ्थ लेक्चर था उसके अंदर हमने किया था वेस्पर थ्योरी के बारे में, और आज हम कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की क्या कमियां रहेगी और इन कमियों को कौन सी थ्योरी से दूर किया, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। There were two major limitations of Vesper theory. Vesper theory की दो मेजर कमियां रही, दो बड़ी बड़ी कमियां रही इसके अंदर, और वो कौन कौन सी कमियां थी? वही थी, it was unable to explain the direction of electron pairs in bond। जो बॉन्ड के अंदर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सब मिलकर के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बनाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की क्या डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड होंगे, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेस्पर थ्योरी। सेकंड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन वाज इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन और इट वाज अनेबल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। अनेबल टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन भी कह सकते हैं हम इसको, द शेप ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स और सर्टेन अदर मॉलिक्यूल्स। सभी मॉलिक्यूलों की शेप के बारे में भी ये थ्योरी एक्सप्लेनेशन का काम नहीं कर पाई। तो ये हमें अच्छे से पता है कि वेस्पर थ्योरी जो थी उसका सबसे बड़ा काम रहा मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में बताना, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस के कारण होता है, और दूसरा जो मेन फोकस था वेस्पर थ्योरी का वो था रिगार्डिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सभी मॉलिक्यूलों की शेप नहीं बता पाई ये थ्योरी, और लोन जो इलेक्ट्रॉन पेयर उनकी क्या डायरेक्शन होगी बॉन्ड के अंदर वो भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। इन शॉर्ट कमी या इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो दो थ्योरीज हैं वो है VBT यानी कि वैलेंस बैंड थ्योरी, एंड सेकंड इज MOP यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं, उनमें से आज हम बात करेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात। विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर and London in 1927 and was improved by Pauling and others। पॉलिंग और उसके साथियों ने मिलकर के इस थ्योरी की जो कमियां थोड़ी बहुत रह गई थी उसको इन्होंने इंप्रूव किया था। अब देखिए what is according to valence band theory, या how does valence band theory help in explaining the formation of covalent bond between two atoms। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से ये बताती है कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, वो कैसे बनता है। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। वैलेंस बैंड थ्योरी के अनुसार कोवलेंट बॉन्ड बनने के दो तरीके हैं। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, दो मेथड हो गए। एक को हम बोलते हैं एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन का पॉइंट होता है, और दूसरा होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट को लेकर के, यानी कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, formation of covalent bond between atoms। और point of consideration का concept क्या है? It is on the basis of energy consideration।
बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा वो इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया। तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसिडरेशन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इस थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि जब दो एटम्स, मान लिया जाए ये एटम 1 है, ये एटम नंबर 2 हो गया, व्हेन टू एटम्स दे अप्रोच टू ईच अदर, ये एटम 1 हो गया, ये एटम 2 हो गया, जब ये एक दूसरे के पास में बॉन्ड बनाने के लिए नजदीक आते हैं, तो जैसे वो नजदीक आते हैं तो इनके बीच में दो प्रकार की इंटरेक्शन शुरू हो जाती है, दो प्रकार की फोर्सेस शुरू हो जाती हैं, और इन दो प्रकार की फोर्सेस को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जब भी अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसिडरेशन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम is like that, when two atoms they come close to each other for the formation of bond, then they start existing with two type of forces। तो उनके बीच दो फोर्स बननी शुरू होती हैं, कौन कौन सी बताई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, किस तरह से होगी, और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, किस तरह से होगी, इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी, इन्हें हम एग्जांपल से प्रूव करेंगे। बट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है दो एटम्स के बीच में तो मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, एंड द एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना। किसके आधार पर बात हो रही है, एनर्जी के आधार पर बात हो रही है। जो सेकंड पॉइंट था ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, वो अभी हमने शुरू नहीं किया है, उसका हम बाद में करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखो, सपोज दिस आर टू हाइड्रोजन एटम, ये फर्स्ट का न्यूक्लियस हो गया और ये उसका वैलेंस शेल हो गया, ऐसे ये सेकंड हाइड्रोजन एटम हो गया और ये उसका वैलेंस शेल हो गया। तो दिस इज हाइड्रोजन एटम नंबर 1 एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम नंबर 2। तो अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो उस वन इलेक्ट्रॉन को हमने यहां दिखा दिया विद दिस डॉट। ऐसे ही सेकंड जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर मिलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ डॉट, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। अब जब ये दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, किसी भी एटम की बात करो तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा और जो उनका न्यूक्लियस होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब ये दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज में आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनके बीच में दो प्रकार की फोर्सेस शुरू हो जाएंगी। कौन कौन सी बताई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कौन कौन सी बनेगी और कितने नंबर में बनेगी वो देखेंगे पहले। तो देखो जैसे ही ये फर्स्ट एटम सेकंड एटम के क्लोज, सेकंड फर्स्ट के क्लोज में आएगा तो फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन सेकंड का न्यूक्लियस अपोजिट चार्ज होने के कारण से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये एटम इसको इसके इलेक्ट्रॉन के कारण अट्रैक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इनके बीच अपोजिट चार्ज है। सो दिस इंटरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी हुई, 1। अब हम देखेंगे क्या इसमें कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है बिटवीन अपोजिट चार्जेस ऑफ टू एटम्स। तो क्या होगा, सेकंड का इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट का न्यूक्लियस, इनके पास भी अपोजिट चार्ज है, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर लाइक दिस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक और बन, क्या वो और भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बन सकती है इनके अपोजिट चार्जेस के कारण, देन वी विल फील कि इनके बीच में ओनली टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैन बी देयर, दो ही बन सकती है। सो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, 2। अब हम बात करते हैं ऐसे ही रिपल्शन फोर्सेस के लिए। दोबारा बना लिया हमने, ये हाइड्रोजन एटम नंबर 1 हो गया, ये हाइड्रोजन एटम नंबर 2 हो गया। तो यहां तक की जो बात की हमारी ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के होगी। अब हम बात करते हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को लेकर के, बस यहां लिख देते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के नाम से। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ इसके अंदर ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये
सेकंड एटम पे इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जैसे ही एक दूसरे के क्लोज में आएंगे तो अब इनके सेम चार्जेस देखो, दोनों एटम्स के सेम चार्जेस जो आपस में रिपल्शन का कारण बन सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन और सेकंड का इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग, तो ये बन गई वन फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऐसे ही फर्स्ट का न्यूक्लियस सेकंड के न्यूक्लियस कांटेक्ट में आएगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बनेगी। ये हो गया। क्या ऐसे कोई और फोर्स ऑफ रिपल्शन बन सकती है? तो यहाँ दो ही फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑपरेट होती है। सो द टोटल नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर 2 और रिपल्शन भी कितनी है 2, तो दोनों ही कितनी है बराबर है। अब पॉइंट आता है अगर इनका मैग्नीट्यूड यानी कि इनकी वैल्यू संख्या इनकी दो दो है वो ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे इनके अंदर जो फैक्टर है वो कौन सा ज्यादा बना है। इनके अंदर जो फैक्टर होगा इनके अंदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होगा। नंबर इनके दो दो हैं लेकिन जो फैक्टर है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो एनर्जी है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की एनर्जी की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो परिणाम ये होगा कि दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ग्रेटर देन द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एंड हेंस टू एटम्स विल कंबाइन टू फॉर्म द H2 मॉलिक्यूल। ये तो अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन पर बेस्ड था उसको बताएं। अब हम करेंगे सेकंड एग्जांपल जो इस बात को प्रूव करेगा कि एनर्जी कंसिडरेशन के आधार पर व्हाई H2 मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म, दैट इज अभी हो जाएगा नॉन फॉर्मेशन। इट इज नाउ गोइंग टू बी नॉन फॉर्मेशन। ये सेकंड एग्जांपल हो गया हमारा नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता तो हाउ डज दिस एनर्जी कंसिडरेशन प्रूव्स? देखो तो उसके लिए ये हीलियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका शेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका शेल हो गया। ये मान लो हीलियम नंबर 1 एटम और ये हीलियम सेकंड एटम हो गया। दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स दे हैव नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी बनती? तो सेम वही पॉइंट हमने हाइड्रोजन लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड का न्यूक्लियस ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी 1। फर्स्ट का सेकंड इलेक्ट्रॉन और सेकंड का न्यूक्लियस ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे का अपोजिट चार्ज का, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बनी। ऐसे ही ऐसे सेकंड के दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होंगे लाइक दिस। तो कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी 1 + 1। क्या ऐसे कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बन सकती है? देन वी विल फील इनके बीच में ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी 4। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बनी 4। अब हम बात करते हैं यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन को लेकर, बिल्कुल वैसे ही सेम ये हो गया नेगेटिव ऐसे। तब हम बनाएंगे यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है इनके अंदर वो देखो, फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन और सेकंड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो 1 फोर्स ऑफ रिपल्शन। फर्स्ट का सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड का सेकंड इलेक्ट्रॉन ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को सेम चार्ज के कारण से। फर्स्ट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड का सेकंड इलेक्ट्रॉन ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये एक और फोर्स ऑफ रिपल्शन बन जाएगी। सेकंड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट का सेकंड इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक और फोर्स ऑफ रिपल्शन बन जाएगी। अब क्या बच गया? न्यूक्लियस 2 नंबर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक और फोर्स ऑफ रिपल्शन बनी। सो टोटल फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी बनी है इनके अंदर? 5। अगर हम इसमें और तो फोर्स ऑफ रिपल्शन देखना चाहेंगे देन वी विल फाइंड दैट ओनली 5 फोर्स ऑफ रिपल्शन कैन बी देयर इन हीलियम एटम्स। So total number of forces of repulsion are 5 and force of attraction are 4। तो किसकी वैल्यू ज्यादा हुई? फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की वैल्यू ज्यादा है। तो रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो दो एटम्स आपस में नहीं जुड़ सकते टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड, हेंस He2 मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड, इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनता। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन वैलेंस बैंड थ्योरी वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन एंड नॉन फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स को लेकर। एनर्जी कंसिडरेशन
कंसंट्रेशन जो हम बात करें यहाँ पर, उस एनर्जी कंसंट्रेशन की कुछ बातों को लेकर के हम बात करें कि जो एनर्जी है मॉलिक्यूलों के बीच में वो किस तरह से कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे शुरू होती है, डिक्रीज कैसे होती है या इंक्रीज कैसे होती है, वो पॉइंट करते हैं हम यहाँ पर। सपोज ये कोई एटम है फर्स्ट और ये कोई एटम हो गया सेकंड। वैलेंस शेल दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, तो सर्कल से हम बता सकते हैं कि ये एटम है। वैलेंस में चाहिए कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, हमने कोई जनरल एटम लिया है यहाँ पर, वी आर कंसीडरिंग अबाउट ओनली जनरल एटम। तो ये दो एटम्स हो गए, दे आर लाइंग बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम। दोनों के बीच में बॉन्ड बनने से पहले दे आर लाइंग एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से काफी दूरी पर है। कब कब की बात हो रही है? इन द इनिशियल, शुरू के अंदर, यानी कि फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले की बात हो रही है। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं तो इनके बीच मिलने वाली पोटेंशियल एनर्जी, ई रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में हम इसको बोल रहे हैं पीई। तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी शुरू में क्या है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूरी पर है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जैसा कोई फैक्टर ही नहीं होगा इनके बीच। और जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का कोई फैक्टर नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में क्या होगी? जीरो होगी। सो व्हेन द इन द इनिशियल, जब मॉलिक्यूल दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? जीरो है। अब जब ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, तो क्या होगा? इनके अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनिशिएट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में शुरू हो जाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इनके बीच में शुरू होगी, जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन के दौरान क्या होगा? एनर्जी विल बी रिलीज्ड फ्रॉम देम, क्योंकि जब भी वो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे हम किसी पत्थर को अपनी तरफ में रस्से से खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हमारी एनर्जी लूज होगी। तो ऐसे जब ये एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी? लूज शुरू हो जाएगी, लूज होना शुरू हो जाएगी, इनसे एनर्जी निकलना शुरू। तो पोटेंशियल एनर्जी की कब की बात आ रही है? सेकंड पॉइंट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इनिशियल में, ये हो गया सेकंड पॉइंट, कब? जब अट्रैक्शन इनके बीच में शुरू हो रहा है। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? लूज हो रही है, रिलीज हो रही है। तो सिंबल क्या हो जाएगा? इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम क्या सिंबल बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, रिलीज हो रही है, लूज हो रही है उनके अंदर। अब जब अट्रैक्शन इनके बीच में चलता रहेगा, ये एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाएंगे, और जब ये क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा? अब इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर रिपल्शन शुरू हो जाएंगे। तो रिपल्शन जब शुरू होंगे तो अब ये एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, धक्का मारेंगे, तो उससे एनर्जी क्या होगी? सिस्टम की बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है? रिपल्शन का पॉइंट शुरू हो रहा है। तो पहले तो क्या पॉइंट था कि मॉलिक्यूल डिस्टेंटली अपार्ट थे तो एनर्जी कोई फैक्टर ही नहीं था, इसलिए एनर्जी जीरो थी। लेकिन जब एक दूसरे नजदीक आने शुरू हुए तो अट्रैक्शन शुरू हो गई, अट्रैक्शन से उनकी एनर्जी निकलना शुरू हो गई, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब जैसे वो नजदीक आते जाएंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन जैसे नजदीक आएंगे तो रिपल्शन शुरू होगी, न्यूक्लियस नजदीक आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगी, तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे इनके बीच में। तो रिपल्शन जब शुरू होगी तो सिस्टम की एनर्जी, मॉलिक्यूलों की एनर्जी रिपल्शन से बढ़ जाएगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। रिपल्शन के कारण सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो उसका हम क्या बोल देंगे? पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी के तीन पॉइंट बनते हैं। जैसे ही इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाएगा, व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, जैसे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बनते ही मॉलिक्यूल आपस में, एटम आपस में जुड़ जाएंगे टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा, जैसा कि हीलियम के केस में था, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या थी? बहुत ज्यादा थी, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं बन पाए, और इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल भी, यानी कि बॉन्ड इनके बीच में नहीं बनेगा। तो अगर हम यही बात इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को लेकर के बात करें तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के वर्ड्स में लेट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? एक न्यूक्लियस से लेकर के दूसरे न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो शुरू वाले पॉइंट के अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या था? जब ये बहुत दूर थे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाज क्वाइट लार्ज, जब ये नजदीक आने शुरू हुए तो इनके बीच की दूरियां घट रही हैं, उन्हीं को हम क्या करें? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम होता है। उसके बाद में रिपल्शन शुरू होती है, तो जैसे नजदीक आते हैं तो रिपल्शन होती है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? थोड़ा पीछे की तरफ, थोड़ा एक दूसरे दूर भी सरकते हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे इन फोर्सेस के बीच में क्या हो जाएगा?
कि इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो इक्विलिब्रियम के बनते ही इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड बन जाएगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी मिनिमम, वो सबसे कम हो। तो बॉन्ड बनते हुए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। वो बॉन्ड बनते जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनके बीच में सबसे कम बढ़ेगा, उसी का नाम उस वक्त हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। दैट विल बी एट दैट टाइम नोन एज बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं डी नॉट से। ये डी नॉट बॉन्ड लेंथ है, दोनों चीजें की बात, लेकिन फर्क क्या है, ये डिस्टेंस को दिखा रहा है, ये बॉन्ड बनने के बाद दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कब होगा, जब बॉन्ड बन गया, फिर नाम क्या बन गया इसका, बॉन्ड लेंथ नाम बन गया। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। इसी को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, ये हमने एक्स एक्सिस बना दी है, वाई एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करें पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और लेफ्ट राइट में जब हम जा रहे हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर, दिस रिप्रेजेंट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हमने एक डॉटेड करके एक लाइन को रिप्रेजेंट किया है। इट रिप्रेजेंट्स, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी जीरो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके ऊपर की तरफ एनर्जी कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसके नीचे की तरफ एनर्जी कैसी होगी, माइनस में होगी। जीरो के नीचे माइनस, जीरो के ऊपर की तरफ में प्लस होगी। तो अब हम बात करते हैं, जो एग्जांपल हमने समझा तो उसको लेकर, जब एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, जीरो होती है। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की भी बात हम करें तो वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का बढ़ना दिखा रहा है। तो शुरुआत जो होगी ग्राफ की कहां से होगी, एक्सट्रीम राइट साइड से होगी। उसके बाद में अट्रैक्शन शुरू होती जा रही है, न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो ग्राफ क्या बढ़ेगा, ग्राफ विल अपीयर लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ। तो होगा क्या इनके बीच में, कि मॉलिक्यूलों के बीच में जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाएगी। जिस जगह पर जाकर के इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम हो रहा है, यानी जहां बॉन्ड बन रहा है, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज d0 या d0, ये किसको दिखा रहा है, बॉन्ड लेंथ। तो ये दो एटम्स के बीच मिलने वाला मिनिमम डिस्टेंस हो गया जहां उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। और यहां से यहां तक का किसको दिखा रहा है, ये जब एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बना है, जब एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तब का पॉइंट है। अब जैसे इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है तो पहले तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। उसके बाद में बॉन्ड बनता है, फिर और नजदीक अगर आएंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्शन शुरू हो गया। इसलिए फिर ग्राफ क्या होता जा रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है उसके बाद में इंक्रीज ड्यू टू रिपल्शन के कारण। सो दिस इज द ग्राफ व्हिच वी आर गोइंग टू ऑब्टेन व्हेन वी प्लॉट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसंट्रेशन। अब देखो यहां जो है ये पॉइंट दिखा रहा है हमारा डिस्टेंस, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस हो, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है उनके बीच में मिलने वाले बॉन्ड को। और ये जो है इट इज रिप्रेजेंट, ये जो पॉइंट है ये दिखा रहा है स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, ये इनके बीच में मिनिमम। उसके बाद तो फिर क्या हो जाए, बॉन्ड बन गया, फिर मिनिमम। अगर अभी एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो रिपल्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, फिर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ में आ गया। मिनिमम स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, या फिर कैसे क्या कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि जिन चीजों की एनर्जी कम होगी उन्हीं की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये पॉइंट बन। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी Pe इज डिक्रीजिंग। कब, व्हेन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, जैसे जैसे न्यूक्लियर डिस्टेंस उनका कम हो रहा है, यानी नजदीक आ रहे हैं, तो एनर्जी उनकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है अट्रैक्शन के कारण। तो ये तो बात होगी किसको लेकर के, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हम कह सकते हैं, या बॉन्ड बनने को लेकर के।
तो ये जो ग्राफ था आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बना सकते थे या किसी और मॉलिक्यूल के लिए जिनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो उन मॉलिक्यूल्स का क्या ग्राफ होगा जिनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर देम विल बी लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ है। यहाँ क्या हो रहा है वही है, इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो देखिए जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी उनके बीच में बहुत कम है, क्योंकि जब दूरी पर होंगे तो एनर्जी उनके बीच में क्या होगी बहुत कम होगी, अट्रैक्शन हो नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे तो अट्रैक्शन होगी, लेकिन जहाँ रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे वहां पर अट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, रिपल्शन ज्यादा होगी। इसलिए ग्राफ नीचे ज्यादा ना आकर का ग्राफ क्या हो रहा है ऊपर की तरफ, जैसे जो नजदीक आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनके बीच में, रिपल्शन ज्यादा है, तो एनर्जी इनकी डिक्रीज होने की बजाय क्या हो रही है इंक्रीज होती जा रही है। और एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, बॉन्ड उनमें नहीं बन सकता। अब हम बात करते हैं अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है, सपोज ये दो एटम हो गए और इनके बीच में बॉन्ड बन गए, तो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये जो है दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शुरू में बहुत ज्यादा था, अब क्या हो गया मिनिमम हो गया, तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ। इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ये जो बॉन्ड लेंथ है H2, हाइड्रोजन के अंदर 74 p है, 74 पिकोमीटर होती है हाइड्रोजन के अंदर ये बॉन्ड लेंथ। अगर हमारे को बॉन्ड इनके बीच में जो बना उसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, शॉर्ट में BDE बोलते हैं। ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और ये हो गया बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है कि दो मॉलिक्यूलों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी का नाम क्या है बॉन्ड, और जो दूरी है इनके बीच में वो क्या होगी बॉन्ड लेंथ। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम तोड़ दें तो मॉलिक्यूल जुड़े हुए वो क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये इसका मीनिंग हुआ। इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE को समझने का तरीका, अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाले एक बॉन्ड की एनर्जी को कैलकुलेट करना क्वाइट इम्पॉसिबल, बहुत ही असंभव काम होता है, क्योंकि ये चीजें इतनी छोटी होती हैं कि इनको हम देख ही नहीं पाते। इसलिए हम इनको क्या करते हैं बल्क में लेते हैं, और बल्क में यानी बहुत बड़ी अमाउंट में जब हम लेंगे इनको तो बात आती है 1 मोल को लेकर, देन वी कंसीडर अबाउट 1 मोल, तो 1 मोल की बात है। तो ये एक बॉन्ड था, अब हम बात करेंगे 1 मोल बॉन्ड को लेकर। तो 1 मोल बॉन्ड को किसी मॉलिक्यूल के अंदर मिलने वाले 1 बॉन्ड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट और टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड इन मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में दैट इज अबाउट ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। एनर्जी कंसंट्रेशन के आधार पर आज हमने जो काम किया वो ये सीखा कि मॉलिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, रिपल्शन बनेगी, उसके आधार पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी काम किया हमने, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का भी काम किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन का भी काम किया, इंक्रीज डिक्रीज एनर्जी कब बढ़ेगी कब घटेगी, बॉन्ड लेंथ और BDE के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, जो किसका है वैलेंस बैंड थ्योरी का सेकंड कॉन्सेप्ट।